नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग की सब इशू में हम लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। शो के दौरान कुछ सवाल हम लाइव भी पिक करते हैं। हमारे साथ हैं आज हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था, नमस्कार। फटाफट से देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में और उसके बाद आपके क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में थोड़ा जोश आज दिखाई दिया। 2 दिन की सुस्ती कंसोलिडेशन के बाद बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक बढ़ा। निफ्टी भी लगभग 100 अंक चढ़कर 19,778। हालांकि दिन के दौरान 19,800 के पार निकला था, लेकिन फाइनली 19,800 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सबसे ज्यादा तेजी थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, रियल्टी स्टॉक्स में, इंफ्रा स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला आज के सेशन में। एफआईज डीआईज के नंबर्स देखें तो एफआईज ने खरीदारी की है कैश मार्केट में 922 करोड़ की। डीआईज ने 470 करोड़ की बाइंग आज के सेशन में की है। तो ये रहे संस्थागत निवेशकों के नंबर्स जो कि खरीदारी की साइड पर रहे हैं। अब ले लेते हैं फटाफट से एक आउटलुक कल के लिए और उसके बाद आपके क्वेश्चंस। नमस्कार आस्था, बताइए पहले तो कल के लिए क्या व्यू रहेगा निफ्टी पर लेवल्स के हिसाब से और क्या स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग दीपाली। देखा जाए तो जिस तरह से आज निफ्टी ने बढ़िया यहाँ पे वापस से बाउंस बैक दिखाया लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद, मुझे लगता है कि ये आगे सस्टेन करनी चाहिए जो तेजी आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में निफ्टी में जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 19,880 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सलाह यही रहेगी कि कोई डिप आता है तो निफ्टी में खरीदारी करनी है। मोटा मोटी अगर 19,720 के आसपास का डिप मिले, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 30-40 पॉइंट नीचे गिरे तो और भी बढ़िया बाइंग होगी निफ्टी के अंदर। और फिर उसमें टारगेट 19,880 का रह सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी मुझे लगता है तेजी में है, लेकिन 46,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स वहां पे काफी ज्यादा संख्या में वहीं पे अपोजिशन लिए हुए हैं। सो 46,000 का लेवल को ध्यान में रखते हुए निफ्टी बैंक मुझे ठीक लगता है। ऊपर में एक बार 46,200 से 46,300 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही इंडेक्स पर लेवल्स के हिसाब से। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। पहले कॉलर अजय राजपूत इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास तीतागढ़ वैगन है 101 शेयर, 197.5 की परचेजिंग है मेरी। तो अभी 685 है आज एलटीपी। तो इसको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, काफी अच्छे प्रॉफिट्स पे, लगभग 200 रुपए की खरीदारी, लगभग 700 रुपए पर 500 रुपए का फायदा पर स्टॉक पर। तो आस्था, लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड करना है? ये स्टॉक अभी भी काफी अच्छे मुनाफे में है। जी बिल्कुल, काफी बढ़िया मुनाफे में ये है। मैं इन्हें सलाह दूंगी कि कुछ प्रॉफिट जरूर यहाँ पे बुक करें। अगर 101 शेयर है तो 50 शेयर नहीं तो कम से कम 30 शेयर में तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रनअप बड़ा आ चुका है। हो सकता है कि थोड़ा करेक्ट होने के लिए नीचे आए, तो इस रनअप का फायदा उठाते हुए पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली पोजीशन को होल्ड करें। और जो पोजीशंस को भी ये पार्शियली होल्ड करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस मैं इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी, जो कि तकरीबन आता है 500 के स्तर पर। मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो 500 माफ कीजिए 600 के स्तर पे आता है। तो 600 के स्तर का स्टॉप लॉस लगा के पार्शियली पोजीशन को होल्ड करें। यहाँ से जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे रहेंगे 715 से 720 लॉन्ग टर्म में। और अभी कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें। दूसरा सवाल इनका कौन से काउंटर पे था? एक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की ही डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी। इनफैक्ट अजय, कोई और स्टॉक भी है जिस पर आप राय लेना चाहते हैं? मेरे और भी रेलवे के हैं, आईआरएफसी है और ये टेक्समो है। किसी एक स्टॉक पे और राय ले लेते हैं। आईआरएफसी में बता दीजिए आपका क्या बाइंग प्राइस है? मेरा 32-25। ओके, आईआरएफसी पर क्या राय है? 32.5 की बाइंग है। होल्ड करना है स्टॉक को। 37 से लेके 39 तक के टारगेट्स के लिए बने रहें इस स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस के तौर पे लगाएंगे जो लेवल वो रहेगा 32 के स्टॉप लॉस के साथ 37 से 39 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से अब बातचीत करते हैं। अरुण सिन्हा दिल्ली से हमारे साथ हैं। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास टाटा केमिकल का 2419 शेयर है और वो 1060 पे हमने खरीदा हुआ है। ओके, तो व्हाट शुड आई डू? ओके, 1060 की बाइंग है टाटा केमिकल्स में। 990 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन रहेगा आस्था?
देखिए ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है 920 से लेके 1030 के बीच में, काफी समय से हमें ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, इनफैक्ट 2-3 महीनों से। तो अभी भी ये कंसोलिडेशन के फेज में है, लेकिन ज्यादातर जब ऐसे कंसोलिडेशंस होते हैं तो ब्रेकआउट अपसाइड का ज्यादातर आता है, प्रोवाइडेड कि रिजल्ट्स भी अच्छे दिखाएं। तो मुझे लगता है बिल्कुल पोजीशन को अभी होल्ड करना है, 920 का ही स्टॉप लॉस लगा लें। एक बार अगर ये 1030 1040 का स्तर पार करने में कामयाब हो गया तो मुझे लगता है आराम से 1070 से लेके हमें यहाँ पे 1200 तक के लेवल्स भी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अभी होल्ड करना है, कंसोलिडेट हो रहा है, बट अगर 1030 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया तेजी इसको 1100 तक आराम से लेके जाए। ओके, AK श्रीवास्तव जबलपुर से हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। श्रीवास्तव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। ये मेरे पास अरविंदो फार्मा है, 47 शेयर है 646 पे, और लगभग 12 महीने मैं ऑलरेडी होल्ड कर चुका हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त इसको रखूं कि निकाल दूं। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। औरबिंदो फार्मा पर 646 की बाइंग है, काफी समय दिया है, 1.5 साल का, और लेवल्स के हिसाब से देखें तो 100-150 रुपए का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए चार्ट्स में पोजीशन अभी अच्छी बन रही है, इनफैक्ट थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं मंथली चार्ट्स पे तो पोजीशन ज्यादा अच्छी बन रही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। सेफर साइड पे चाहे तो 10% या 20% होल्डिंग का मुनाफा वसूल करें, लेकिन 80% होल्डिंग को अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी इन्हें रखना चाहिए मेरे हिसाब से 730 के जोन में। 730 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को जरूर यहाँ पे कंटिन्यू करें, और उसमें फिर जो टारगेट ये रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 870 से लेके 900 पर। ओके, जितेंद्र अगले कॉलर झज्जर हरियाणा से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी मेरे पास मेजगांव डॉकयार्ड के 25 स्टॉक है 169 के लेवल पे, तो मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो मैं रखूं या उनको सेल कर दूं, उसके बारे में कुछ मुझे बताइए प्लीज। पूछ लेते हैं, आपकी बाइंग कब की है वैसे ये? हाँ जी, कब खरीदे था आपने ये स्टॉक? ये स्टॉक मैंने लिया था, आईपीओ आया था इसका मैम, उसके जस्ट 2-4 दिन के बाद ही मैंने इसको परचेज किया था। अराउंड 21 में इसका आईपीओ आया था। हाँ तो आईपीओ आया था 21 में डेफिनेटली, और देखिए कितने अच्छे लेवल्स की आपकी बाइंग और मल्टी फोल्ड रिटर्न, 1700 रुपए का फायदा हो रहा है इनको हर स्टॉक पर। बताइए आस्था क्या करना है मैजगांव डॉक में? मालामाल किया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को? जी बिल्कुल, 25 शेयर्स हैं तो कम से कम 10 शेयर्स में मुनाफा वसूल करें, 15 शेयर्स को होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन इनको रखना है 1590 के स्तर पे। यहाँ से 300 पॉइंट्स नीचे का ऑलमोस्ट मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन बहुत बड़े इन्होंने बहुत नीचे के स्तर पे खरीदा है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऊपर में मुझे लगता है एक बार ये 2000 से लेके 2050 तक के स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे भी थोड़ा मुनाफा और वसूल कर सकते हैं। तो कुछ शेयरों में ही मुनाफा वसूल करें, रिमेनिंग को होल्ड करना है 2050 के टारगेट के लिए 1590 की स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगले कॉलर हैं हमारे साथ सागर दिल्ली से। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो दीपाली मैम, हेलो हर्षा मैम, नमस्कार मैम। मैम दिव्यानी इंटरनेशनल है मेरे पास, 4300 समथिंग शेयर है, 163 के प्राइस पे। ओके, 160 के आसपास की बाइंग है दिव्यानी इंटरनेशनल में, 35 रुपए का फायदा फिलहाल इनको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए थोड़ा सा देवयानी इंटरनेशनल हो सकता है थोड़ी वीकनेस अभी दिखाए, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन एक्चुअली इसमें हो रहा है डेली चार्ट्स में, और वीकली चार्ट्स में भी ये 170 से लेके 200 के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है नीचे में एक बार वापस से 188 185 तक जाए, पर घबराने जैसा कुछ लगता नहीं, होल्ड करने की ही सलाह होगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन इनको यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से 175 के स्तर पे। तो 175 के स्टॉप लॉस के साथ अभी देवयानी इंटरनेशनल को होल्ड किया जा सकता है। एक बार वापस से अगर इसने 205 का लेवल ब्रेक किया तो बढ़िया तेजी आएगी, जो इसको ड्राइव करेगी फर्दर। 215 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 225 तक के रहेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है देवयानी इंटरनेशनल को स्टॉप लॉस के साथ 175 के, टारगेट के साथ 215 से 220 के। ओके,
चलिए, तो दिव्यानी इंटरनेशनल होल्ड करने की सलाह है। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे आज, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे। शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में। कोई क्विक क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद। थैंक यू आस्था। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से बातचीत जल्द वापस आते हैं। का बाजार और बात करते हैं अर्निंग्स की। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए हैं और पहली तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। रेवेन्यू वाई बेसिस पे 29% बढ़ी है, सिक्वेंशियल बेसिस पे 7% का उछाल रहा है और जो आंकड़ा रहा है वो है 6,738 करोड़ का। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज की सीएफओ पराग अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पराग, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस, नंबर्स फर्स्ट क्वार्टर में अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर हम यूएस मार्केट और डोमेस्टिक बिजनेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कैसी रही है और आगे के लिए आउटलुक क्या है? तो देखिए, ये क्वार्टर हमारा काफी स्ट्रांग रहा और यूएस मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 79% है और सिक्वेंशियली भी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। और इसके पीछे जो रीजन है वो है, एक तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, हमारा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा, जो बेस बिजनेस है हमारा, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, की प्रोडक्ट्स में हमारे अच्छे वॉल्यूम गेन्स रहे हैं, मार्केट शेयर गिन रहे हैं। और तीसरा, हमने जो प्राइस इरोजन का ट्रेंड है यूएस में वो थोड़ा मॉडरेट हो रहा है, वो थोड़ा कम हुआ है ट्रेंड। तो इन सब चीजों की वजह से हमारी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है यूएस में। और हमारा मानना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी हमारी ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में हमारी रिपोर्टेड ग्रोथ एक्चुअली -14 एक डिक्लाइन है, लेकिन अगर आप बेस में जो ब्रांड डाइवेस्टमेंट का इनकम थी वन ऑफ, उसको हटाएं और एनएलईएम का इम्पैक्ट हटाएं और डाइवेस्ट जो हमने ब्रांड्स किए हैं उसकी जो लॉस ऑफ सेल्स है उसके लिए एडजस्ट करें, तो इंडिया में हमारी ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट रही है। और इंडिया में हमारे काफी जैसे इस बार इस क्वार्टर में हमने ट्रेड जेनेरिक्स बिजनेस में एंट्री ली है। चाइल्ड न्यूट्रिशन स्पेस में हमने सेली हेल्थ गमीज लॉन्च करी हैं। तो इनोवेशन हमारे काफी प्रोग्रेस चल रही है और इंडिया हमारा प्रायोरिटी मार्केट है और हमारा ये मानना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में वी शुड सी गुड ग्रोथ। अच्छा पराग जी, रशियन मार्केट्स में परफॉर्मेंस कैसी रही है और रूस मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है आगे के लिए? देखिए, रशिया में पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट मार्केट है और हमारा जो पर्पस है कंपनी का वो है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिसिन दुनिया में हम जहां भी लेके जा सकते हैं पेशेंट्स के लिए, वो हम लेके जाएं। तो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट या ऑनगोइंग डिसरप्शन है उसकी वजह से हमारे सप्लाईज पे कोई अभी असर नहीं है। हम लोग नॉर्मल तरीके से रशियन मार्केट को सप्लाई कर पा रहे हैं। इस क्वार्टर में जो आपने ग्रोथ देखी है वो पार्टली लो बेस की वजह से भी है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी टाइम डी स्टॉकिंग का इम्पैक्ट हुआ था। वो कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद स्टॉकिंग अप हुई थी चैनल्स में और पिछले साल स्टॉकिंग डाउन हुई थी, तो उसकी वजह से बेस लो हो गया था। लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा है कि एलर्जी सीजन काफी स्ट्रांग है इस बार और हमारा जो ग्रोथ है वो मार्केट के ग्रोथ से बेहतर है रशिया में। और जहां तक कि रेमिटेंसेस का या कैश मूवमेंट का सवाल है वो नॉर्मल है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लाई चेन भी नॉर्मल चल रही है। तो मैं कहूंगा कि रशिया में बिजनेस एज यूजुअल है हमारे लिए। ओके अच्छा पराग जी, अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो स्वेलेमेट का जो योगदान है वो हमने इंक्रीज होते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि नए प्रोडक्ट से ग्रोथ को फर्दर पुश मिलेगा? देखिए, इसमें दो चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि एक सिंगल प्रोडक्ट की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम ज्यादा ध्यान ना देके ये समझें कि पूरा जो हम ड्राइव करते हैं ग्रोथ वो पोर्टफोलियो के बेसिस पे ड्राइव करते हैं। तो इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि हमने 8 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं और हम बाकी अगले 3 क्वार्टर्स में भी और नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। पिछले साल हमने करीब 25 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, तो वो न्यू लॉन्च मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, जहां तक रेवलिमिट का सवाल है, उसमें हमारा जो वॉल्यूम लिमिटेड सेटलमेंट है उसके हिसाब से हम बेच रहे हैं और
मैं यही कह सकता हूं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी हमारे मानना है कि वो कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल रहेगा। चलिए, तो शुक्रिया आपका पराग जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए, तो नंबर्स पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करते हुए थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।